अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं लेबर और कैपिटल, तो ये फैक्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी ये आउटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर लेबर और कैपिटल दोनों सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज होते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी उसी प्रपोर्शन से आउटवर्ड शिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेबर और कैपिटल डबल होते हैं तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी डबल होता है, और एक्स की प्रोडक्शन और वाई की प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लेबर और कैपिटल डबल हुए, पहले एक्स की प्रोडक्शन थी 140, अब होगी 280। पहले वाई की प्रोडक्शन थी 70 और अब हो गई 140। तो जैसे ही एक्स और लेबर और कैपिटल डबल हुए, तो वैसे ही एक्स और वाई की प्रोडक्शन जो है वो भी डबल हो सकती है, क्योंकि ये फिर आउटवर्ड डबल होके आउटवर्ड शिफ्ट होगी। राइट हैंड साइड वाली फिगर देखें तो इसमें इनिशियली जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो 70 y 140 x को शो कर रहा है। इसमें अगर देखें आप, तो अगर लेबर इंक्रीज कर जाती है, लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, या लेबर की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, तो ये वाला जो प्रोडक्शन, जो फ्लैटर ब्लू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, फिर ये अकर होगा जिसमें एक्स की प्रोडक्शन तो बढ़ गई 275, मगर बाई की प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ 80 तक गई। इसका मतलब क्या है कि जब लेबर बढ़ी तो एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, तो एक्स की प्रोडक्शन तो बढ़ गई, मगर वाई की प्रोडक्शन बहुत कम इंक्रीज हुई। दूसरा केस ये है कि अगर कैपिटल, सिर्फ कैपिटल बढ़ता है, इनिशियली हम थे 70 y और 140 x पे, अब अगर वाई की प्रोडक्शन बढ़ती है तो वाई, अगर कैपिटल इंक्रीज होता है, अगर कैपिटल ज्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट आती है, या मॉडर्न मशीनरी इंजेक्ट होती है मार्केट में, तो उससे क्या होगा कि वाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये आउटवर्ड जो डॉटेड है, ये अकर हुआ, और वाई की प्रोडक्शन 70 से 130 हो गई, और एक्स की प्रोडक्शन 140 से 150 हो गई, क्योंकि कैपिटल ज्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से वाई जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन में ज्यादा इजाफा हुआ, और एक्स जो कि लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन में कम इजाफा हुआ। ये क्लियर है दोनों फिगर्स? कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है तो पूछें। परवेज क्लियर है? नासिर क्लियर है ये? ये सर क्लियर है सर। जी सर, बाद में एक बार रिकॉर्डिंग सुनेंगे सर, उसके बाद आपको मैं कांटेक्ट करूंगा अगर नहीं हुआ तो। अगर अभी कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी है तो भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल है रिबिट्जिंस्की थ्योरम।
हमने सबसे पहले पढ़ा एब्सोल्यूट एडवांटेज, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर हेक्सर-रोलन मॉडल, फिर हेक्सर-रोलन सिमेंसल मॉडल जिसे कि प्राइस इक्वलाइजेशन मॉडल भी कहा जाता है, और उसके बाद अब ये रिबिग्जिंस्की मॉडल, a continuation of the previous model. ये इसकी डेफिनेशन है, रिबिग्जिंस्की थ्योरम। एट कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस, कि अगर कमोडिटी प्राइसेस को हम कांस्टेंट कंसीडर करें तो इंक्रीज इन एंडोवमेंट ऑफ वन फैक्टर, एंडोवमेंट ऑफ वन फैक्टर मतलब कि अगर किसी एक फैक्टर को, लेबर या कैपिटल, किसी एक फैक्टर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, विल इंक्रीज बाय ए ग्रेटर proportion the output of the commodity intensive in that factor. पहले ये जो मैंने ब्लू किया, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर किसी एक फैक्टर की इंडोवमेंट बढ़ती है तो इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज बाय ए ग्रेटर proportion the output of the commodity intensive in that factor. अगर हमने लेबर को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, आउटपुट ऑफ द कमोडिटी इंटेंसिव इन दैट फैक्टर, तो वो वाली आउटपुट जिसमें लेबर ज्यादा यूज हुआ है, जो कि लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, कमोडिटी इंटेंसिव इन दैट फैक्टर मतलब कि जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है उसकी आउटपुट ग्रेटर प्रोपोर्शन से बढ़ेगी। अगर लेबर इंक्रीज हुआ है तो जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर है यहां तक? अगर लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो गई या लेबर की क्वांटिटी बढ़ गई, इसका मतलब है कि इंक्रीज इन एंडोवमेंट ऑफ वन फैक्टर। एंडोवमेंट ऑन वन फैक्टर इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि लेबर जो कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी अगर क्वांटिटी बढ़ गई या वो ज्यादा एफिशिएंट हो गई। पहले 5 लाख लेबर थी, अब 6 लाख लेबर हो गई, या वो जो 5 लाख लेबर थी उन्होंने ही ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, वो ज्यादा एफिशिएंट हो गए, उनकी एजुकेशन बेहतर हो गई, वो ज्यादा स्किल्ड हो गए। ये चाइना था ना, यही चाइना था जिसको पहले कहते थे कि ये एडिक्शन करते हैं और बस सोते रहते हैं। दुनिया में मशहूर था कि ये जो चाइना जो है ये पोस्ती कौम है, ये एडिक्शन करते हैं और बस सोए रहते हैं। मगर वही चाइना आज क्या हुआ, उनको एजुकेट किया गया, लिटरेसी बढ़ी, स्किल्स बढ़ी, और उनको फोर्स किया गया कि आप अब लोग काम करें, अगर काम करेंगे तो वेजेस सैलरी मिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। तो उनको बाई फोर्स काम करने पे मजबूर किया गया। तो इसका क्या मतलब है कि या तो आपकी लेबर की क्वांटिटी बढ़ गई या फिर आपकी लेबर ज्यादा एफिशिएंट हो गई। इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन एंडोवमेंट ऑफ वन फैक्टर। जी वजी, वजी आपने हाथ खड़ा किया कि क्वेश्चन है या वैसे हो गया? यस सर। तो सर इसमें जो उनकी एडिक्शन थी इसका काफी तकरीबन हर जगह वो जिक्र तो होता ही रहता है, लेकिन सर इसको खत्म कैसे किया गया कि मतलब वो लोग इस चीज से बिल्कुल पीछे हट गए और वो इतना वो काम में लग गए, लाइक रिहैब हुए या क्या इसमें वो था? ओके, चाइना में ये हुआ कि पहले तो एडिक्शन करते थे, मगर ग्रेजुअली
एक इस वक्त चाइना की जो आबादी है वो है 1 अरब 38 करोड़। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 या 23 करोड़। चाइना की आबादी 1 अरब 38 करोड़ आबादी है इस वक्त, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 15% है। इंडिया की आबादी भी दुनिया की आबादी का तकरीबन 15% है। इंडिया और चाइना को अगर आप मिला लें तो दोनों की जो पॉपुलेशन है वो मिला के दुनिया की आबादी का 30% बनता है। चाइना ने इतनी ज्यादा आबादी के साथ जब एडिक्शन वो करते थे और पड़े रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे, ग्रेजुअली दे थॉट टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। इकोनॉमी में उन्होंने इन्वेस्ट करना तो शुरू किया ही किया, मगर जो आज से 1 या 2 डेकेड्स पहले 1960 ऑनवर्ड, जब इनके ये चुवन लाई, माओ जेतुंग, इन लोगों के नाम आपने सुने, जो जिनको कहा जाता है कि ये मॉडर्न चाइना के फादर हैं। इस वक्त ये जो शी जिनपिंग है, ही इज कंसीडर्ड द लीडर ऑफ द मॉडर्न चाइना, क्योंकि इनकी पॉलिसी से चाइना जो है वो बहुत क्विकली, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इसलिए इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से जो शी जिनपिंग हैं, जो इस वक्त कहते हैं, उनकी पॉलिसीज की वजह से वो जो पहले उन्होंने जो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया था, तो वो आज उसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो वही फिर वो जो इन्वेस्ट उन्होंने किया अपने पहले ह्यूमन रिसोर्सेज के, और फिर अब इस वक्त वो जो ये थर्ड वेव जो है उसमें उन्होंने अपनी जो ये इकोनॉमी है उसको ओपन कर दिया। 1960 ऑनवर्ड उनकी एक्सपोर्ट इतनी नहीं थी, दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकंड फेज में उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे फोकस किया, और थर्ड फेज में फिर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और उन्होंने फिर एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। तो ये 3 फेजेस की वजह से वो चाइना जो है वो फिर सर ये जी जी। मुर्जितोंग के एरा से शुरू हुआ ना सर प्रोग्रेसिंग का चाइना का, हाँ जी। स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल या इकोनॉमी को अगर देखें तो 1960 ऑनवर्ड जो है वो ये प्रोसेस इनका स्टार्ट हुआ था। जी सर। और अयूब खान के दौर में भी पाकिस्तान। जी क्या कह रहे हैं परवेज? सर मैं कह रहा था कि तब और पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में भी तरक्की शुरू हो गई थी सर, कह रहा था मैं। हाँ जी, तब भी हुई थी बात। जी सर कुछ कह रहे हैं आप, आवाज सही से नहीं आ रही सर आपकी। हाँ जी, ये जनरल यूब के दौर में भी काफी हुई थी तरक्की, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। उस वक्त एक्चुअली ये भी था कि डॉक्टर महबूबुल हक थे, और ये जो इकोनॉमिक उस वक्त के जो इनकी जो टीम थी जो इकोनॉमी को लीड कर रहे थे, वो बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। अच्छा, ये आप देखें ये जो फिगर है, इसमें ये चाइना को शो किया गया है कि जो चाइना की ग्रोथ है वो 1982 में, ये आप देखें तो बस नॉर्मली थी, मगर यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ये चाइना की इंपोर्ट को शो कर रहा है, जो ब्लू लाइन है ये चाइना की एक्सपोर्ट को शो कर रहा है। तो 1996 तक कोई इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, मगर 96 के बाद एक ये शार्प इंक्रीज है चाइना की एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में। ठीक है, इंपोर्ट कोई बुरी बात नहीं है, इसको आपको बैलेंस रखना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो इस वक्त 2014 में देखें तो ये जो डिफरेंस है ये सरप्लस है इनका, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। इतना ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए दोनों में।
ठीक है सर इनका जो प्लेटफॉर्म है अली बाबा, जी बेटा। ये उससे मतलब चाइना में कोई के मेजर फर्क पड़ता है इनकी एक्सपोर्ट में, जो इनके पास वो अली बाबा प्लेटफॉर्म है? हाँ जी, वो फैक्ट तो होता है। एक तो चाइना में वो रजिस्टर्ड कंपनी है, और अली बाबा को ही देख के फिर जो दुनिया में बाकी जो कंपनी है, जैसे ये अमेजोन है और बाकी कंपनीज है। अमेजोन तो सिर्फ पहले किताबें ही बेचते थे, फिर जब लोगों ने किताबें पढ़नी कम कर दी तो फिर उन्होंने कहा जी कि अब कुछ और बेचते हैं। फिर उन्होंने ये सब्जियां फ्रूट बेचने शुरू कर दिए उधर, ये अमेरिका में, यूरोप वगैरह में। और फिर ग्रेजुअली जब उन्होंने देखा कि अली बाबा जैसी कंपनीज जो हैं वो बल्क में चीज़ें बेच के बहुत अर्न करते हैं, तो देन वाई वी शुडंट डू दिस। तो फिर अमेजोन ने भी ये काम शुरू कर दिया। तो अमेजोन का भी, ये अली बाबा का भी रोल तो है कि वो चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिलायबल है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसकी रिलायबिलिटी है। और आप बल्क में उनसे चीज़ें मंगवाते हैं तो वो उसकी प्राइस भी कम होती है और ड्यूरेबल भी होती है। हमारे तो यहाँ पे वो एक वो फ्लॉप, फिलहाल तो खैर वो फ्लॉप ही चल रहा है, ये वाला जो है दराज.com वाला था, कि आप दराज से जो चीज़ें मंगवाते थे वो अनब्रांडेड होती थी और वो सर बहुत। अली बाबा पाकिस्तान में भी आ गई है ना? हाँ जी, अब आ गया यहाँ पे भी। आप उसको बाई कर सकते हैं, बल्क में कमोडिटीज बाई करते हैं। दराज जो था ये जरा लाइक पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी सर वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट में? हाँ जी, उसमें ये होता है ना कि पाकिस्तानियों के लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो आप पाकिस्तान बाई करें, उससे यहाँ पे आके उसकी असेंबलिंग हो और फिर हम वो एक्सपोर्ट कर दें, क्योंकि लेबर तो है हमारे पास, तो उसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो फाइनल कमोडिटीज हैं, वो भी बाई कर सकते हैं। मगर क्योंकि ये होलसेल है, बल्क में आपको चीज़ें बाई करनी पड़ती हैं अलीबाबा से, तो दैट इज़ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल। तो इससे आप बेनिफिट तो ले सकते हैं अलीबाबा जैसी कंपनी से। ओके, रिबिक्जिंस्की थ्योरम में आपको बता रहा था कि अगर एक फैक्टर बढ़ता है, लेबर बढ़ी, लेबर बढ़ने का मतलब है एंडोवमेंट इंक्रीज इन एंडोवमेंट ऑफ वन फैक्टर। उसके बढ़ने से आपकी जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, और वो ग्रेटर प्रपोर्शन से बढ़ेगी। दूसरा पार्ट है इसका थ्योरम का, एंड विल रिड्यूस द आउटपुट ऑफ द अदर कमोडिटी। अदर कमोडिटी की आउटपुट डिक्रीज डिक्रीज कैसे होगी? कि जब लेबर इंक्रीज हुई तो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी की प्रोडक्शन ग्रेटर प्रपोर्शन से बढ़ेगी, मगर जो दूसरी कमोडिटी है जो वाई है, जो कैपिटल इंटेंसिव है, उसकी प्रोडक्शन में कमी होगी। इंक्रीज उसमें भी होगा मगर प्रोपोर्शनेटली वो कम होगा इंक्रीज। ये फिगर है, ये रिबक्जिंस्की थ्योरम को एलैबोरेट कर रहा है। ये ब्लैक लाइन जो है, ब्लैक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिस पे रिलेटिव प्राइस लाइन बी पी बी है। बी जो है ये इनका प्रोडक्शन पॉइंट है, 130x और 20y। ये टारकी पॉइंट था। बी जो है ये इसका करंट ट्रेडिंग पॉइंट है, 130x और 20y प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेबर इंक्रीज हो गई, लेबर की एंडोवमेंट बढ़ गई, इंक्रीज इन एंडोवमेंट ऑफ लेबर, लेबर डबल हो गई। तो लेबर डबल होने से क्या हुआ कि एक्स, जो कि लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, उसमें प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा इंक्रीज है, और वाई उसमें प्रोपोर्शनेटली कम इंक्रीज है, 70 से 80 इंक्रीज है उसमें सिर्फ। इंक्रीज वाई भी हुआ है मगर इसमें जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेशन है, वो कम है। ठीक है, तो ये है रिबिक्जिंस्की थ्योरम। मुदस्सिर जाग रहे हैं, सो गए हैं? मुदस्सिर आवाज नहीं आई यार।
सर एक बार ये ग्राफ दोबारा बताएंगे सर, सॉरी। ओके, एक मिनट, मुदस्सर से मैं पूछ लूँ। मुदस्सर, ये क्या नाम है इसका, थ्योरम का? मुदस्सर खान किधर गायब हो गया? ये फिगर ये बता रही है कि ए अटारकी पॉइंट था। एक्सक्यूज मी सर, मुदस्सिर तो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे ये मुझे शो हो रहा है यहाँ पे, पार्टिसिपेंट्स में। इसका माइक ऑन है मगर वो बोल कुछ नहीं रहा। एक सादा सा सर मुदस्सिर है। मुदस्सिर की आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन है उसका। हाँ जी, हाँ जी मुदस्सर साहब। मुदस्सर ने मायूस ही कर दिया। चलो छोड़े मुदस्सर को, और काम की बात कर लेते हैं। ए अटारकी पॉइंट था। अटारकी पे 60y 50x प्रोड्यूस हो रहे थे। फिर ट्रेड स्टार्ट हुई, कंट्री ने स्पेशलाइज किया और बी पॉइंट पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। ये कंट्री क्योंकि लेबर अबंडेंट कंट्री है तो इसलिए उसने स्पेशलाइजेशन की और ए से बी की तरफ मूव किया, और बी पे 130x और 20y प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। 130x और 20y अब कंट्री ये प्रोड्यूस कर रहा है और एक्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ये हुआ कि लेबर की एंडोवमेंट इंक्रीज कर गई। इंक्रीज इन लेबर एंडोवमेंट, या तो लेबर की सप्लाई बढ़ गई या लेबर एफिशिएंट हो गई। मतलब ये कि जो मुदस्सर जैसे लोग हैं वो भी एफिशिएंट हो गए, जो सोए रहते हैं हर वक्त। ऐसे ही चाइना वाले भी जो पहले है ना, वो भी सोए रहते थे। फिर उनका ज़मीर जाग गया, कुछ उनका जो लीडर था वो अच्छा था। तो ये महक तो आपकी जो लीडर है ये तो जेंटलमैन है, मगर चाइना को एक बहुत अच्छा लीडर मिला जिन्होंने मुदस्सर जैसे लोगों का ज़मीर झंझोड़ा, उनको जगाया। उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, ये सुस्त रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अब सियाने बन जाते हैं। तो एफिशिएंट हो गए, लेबर डबल हो गई। इंक्रीज इन एंडोवमेंट ऑफ लेबर। बी पॉइंट से कंट्री इस वक्त प्रिवेलिंग जो सिचुएशन थी वो बी थी। जब लेबर डबल हुई तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आउटवर्ड शिफ्ट कर गया, ब्लैक से ब्लू की तरफ शिफ्ट कर गया। ब्लू लाइन में अब आप देखें तो एक्स ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, और कंट्री जो है इस वक्त वो बी से एम की तरफ उसने मूव किया। बी पे कितनी प्रोडक्शन थी, 130x 20y। एम पे देखें तो 270x और 10y। तो जब लेबर डबल हो गई तो कंट्री ने एक्स ज्यादा मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया और वाई को थोड़ा सा कम कर दिया। एक्स की प्रोडक्शन 130 से 270 और वाई की प्रोडक्शन 20 से 10 हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि लेबर डबल हो गई थी। तो लेबर डबल होने से एक्स पे क्या फर्क पड़ा? 130 से अगर ये डबल होती तो 260 होती, तो उसने 260 से भी ज्यादा करके 270 कर दी। वो इसलिए कि ये कंट्री लेबर एबंडेंट है और ये एक्स में इसको कंपैरेटिव एडवांटेज है, और एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है।
तो इसलिए उसने इसको डबल से भी ज्यादा मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। 270, 130 पहले था, डबल हुआ 260, 260 से भी ये बढ़ के 270 इसको इसने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो इसने जब x को ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो इसको फिर y को भी डिक्रीज करना पड़ा, और y 20 से 10 पे आ गया। लेबर डबल हुई, मगर उसने वो सारा जो उसको गेन हुआ वो उसने इन्फर कर दिया टुवर्ड प्रोडक्शन ऑफ x, और y की प्रोडक्शन को 20 से 10 पे ले आया। तो जो m है, m पॉइंट, ठीक है, m फॉर महक, m पॉइंट पे अब जो उसकी प्रोडक्शन है वो डबल से भी ज्यादा हो गई। तो ये है रिबिगजिंस्की थ्योरम का कंक्लूजन। वजी इधर ही है? जी सर, समझ आ गई सर अभी। चलें, परवेज को तो समझ जी आ जी गया। सर। वजी इधर ही है? यस सर, मैं इधर ही हूँ। वजी ये कौन सा थ्योरम पढ़ा हमने? यस सर। हाँ, ये वजी अभी कौन सा थ्योरम पढ़ा है हमने? लेबर ओनली एंड सर ये प्रोनाउंसिएशन इसकी सही नहीं हो रही। तो कई लगाएं, शायद ठीक ही होगा। रेबेक बिकॉज नेस्की ठीक है, सही है, ठीक है। नहीं हो रही सर इसकी pronunciation। रिबिगजिंस्की थ्योरम है। और कौन बताएगा? हसनात से पूछते हैं, इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। सर रिबिगजिंग थ्योरम हो गई ना सर? रिबिगजिंस्की थ्योरम हसनात से पूछते हैं, ये बहुत अच्छा है, इसको रशियन बहुत अच्छी आती सर ये सर ये नाम पता नहीं सर, इसका है। प्रोनाउंस करना है सर इसको। हाँ जी, हाँ जी। सर ये तो इतना आसान है सर। रविस रविस की थ्योरम सर। रविस की थ्योरम। एन साइलेंट है मेरा ख्याल है सर। रविस की। हाँ सर रिप्रेजेंट एक सेकंड सर, मैं कर रहा हूँ ट्राई। रिब्जिंस्की थ्योरम। रेबेनजिस्की, सर ये रिब्जिंस्की। सर मैंने अभी गूगल ट्रांसलेट से सुना है पर प्रोनाउंस नहीं हो रहा। क्या सुना आपने? सर ये गूगल कर रेबेनजिस्की रहे है हैं सर। सर, मैंने बगैर गूगल के सर आपको फौरन बता दिया। रेबेनजिस्की सर, सर मैं सही मतलब बोल इनके दिया। अंदर सर इतना नहीं सर, कॉन्फिडेंस नहीं 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 है नहीं कि नहीं उमर, यह है pronunciation गलत होने रिब्जिंस्की की। थ्योरम। जी सर, बस यही है। वो इसमें नाम रिब्जिंस्की थ्योरम सर। रिबिगजिंस्की की जो रूह है ना, वो भी तड़प गई होगी अब तक, क्योंकि ये बेचारा 98 में फौत हो गया था। ये एक्चुअली रिबिगजिंस्की जो है, ये पॉलिश इकोनॉमिस्ट था। बाद में ये फिर इसने अंग्रेजी बन गया, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट डिक्लेयर किया गया, टेडेसो टेडेस रिबिगजिंस्की। तो जो पॉलिश है, इनके नाम तो फिर ऐसे ही होते हैं। अगर ये रिबिगजिंस्की जिंदा होता तो इसको हम कहते हैं कि तूने ये वाला नाम प्रोनाउंस करना है, वजीउल हसन, तो या तूने ये नाम प्रोनाउंस करना है तैमूर अहमद भट्ट, तो रिबिगजिंस्की भी इतना ही परेशान होता है जितने कि आप लोग हो रहे हैं। ठीक है, यह है रिबिगजिंस्की थ्योरम। साइलेंट इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है ये मॉडल? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी रिक्वायर्ड है तो बताएं।